नई किताब का स्वागत, तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी कम, मजा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर वर्ष हम सब जयपुर में मिलते हैं इस साहित्य के इतने बड़े जलसे में, जिसमें दुनिया भर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और इस बीच जब नमिता गोखले जी की नई किताब आती है तो हम जानते हैं कि एक ऐसा दरवाज़ा और खुलने वाला है, किसी के अंतर मन का, किसी के जीवन का, जिसे शायद अभी तक नहीं देखा गया। सबसे पहली बात हम शुरू करेंगे अनुवादक के साथ कि नेवर नेवर लैंड का जाग तुझको दूर जाना, जो कि महादेवी जी की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, उसका सफ़र कैसा रहा? क्या ये सिर्फ दो भाषाओं के बीच का सफ़र था, या दो सभ्यताओं के बीच का सफ़र था, या इसमें जिस बिंब की हम बात करते हैं, जिस जागृति की हम बात करते हैं इस किताब में, उसका एक भाषा से दूसरी भाषा का सफ़र था? और क्या ये सफ़र इन बिंबों से, इन भाषाओं से ऊपर होते हैं? और इस बीच अनुवादक कहाँ है? ऐश्वर्य जी। आप सभी का आभारी हूँ, ख़ास तौर से नमिता जी से जब पहली बार मुलाकात हुई और इस पुस्तक के बारे में चर्चा आरंभ हुई तो मुझे एक तरह से लगा कि मैं एक किताब का महज अनुवाद करने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक भाषा, एक संस्कृति और इस उपन्यास के जो पात्र थे, सशक्त महिला पात्र थे, उनके स्वरों में एक अपनी खुसूसियत थी, अपनी खूबी थी। उसको मैं कैसे पकड़ूंगा? मैं तो खुद ही पुरुष हूँ। क्या मैं अपने पुरुषवादी स्वर को तो नहीं उसके ऊपर थोप दूंगा? और ये भय मन में बना रहा, लगातार बना रहा कि नहीं, यदि इन पात्रों के साथ न्याय करना है तो मुझे इनके स्वरों को पहचानना होगा, ये समझना होगा कि वास्तव में वो किस शक्ति की बात कर रहे हैं, किस स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, और कैसे उस स्वायत्तता के स्वर को मैं हिंदी में ला सकता हूँ। और किताब पढ़ते हुए मुझे इस बात का एहसास हो चला था कि नमिता जी की उपन्यास में जो पूरा प्राकृतिक परिदृश्य है वो बहुत ही अद्भुत है। उसमें पहाड़ों में पड़ती हुई बारिश है, लेकिन वो सिर्फ बारिश नहीं है, उसके इतने बिंब हैं, इतने उसकी तस्वीरें आँखों के सामने आती हैं कि आपको हिंदी भाषा में भी उन तस्वीरों को खड़ा करना था। और ये अपने आप में एक चुनौती थी। लेकिन कहानी यहीं तक समाप्त नहीं होती, बल्कि जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी भाषा में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता की झलक भी बहुत साफ है। और वो भाषा जो है हम आसानी से हिंदी में नहीं कह रहे। हम जब हिंदी बोलते हैं तो सब कुछ तो हम हिंदी में नहीं बोलते, हम अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। और तब मुझे लगा कि लेकिन अंग्रेज़ी शब्द बीच में डालने से तो उसकी जो लय है वो टूट जाएगी। और बहुत कोशिश की मैंने अपनी तरफ से कि जहाँ कहीं भी जितना पर्याप्त और संभव हो मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं जो हमारे देशज शब्द हों, संस्कृतनिष्ठ शब्द न हों, और वो उन अर्थों के साथ भी न्याय कर सके। तो जो सफ़र था वो बहुत दिलचस्प और
चुनौतियों से भरा था। मैंने पूरी तरह से इस किताब के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए, और उस दौरान सचमुच मैंने कोई और दूसरा काम जो है वो दिमाग में जो है नहीं रखा। इसके साक्षी तो हम हैं। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, और मैं एक तरह से मेरा ये एक पहला अनुवाद है जो कि साहित्यिक अनुवाद है, क्योंकि इसके पहले मैंने जो अनुवाद किए हैं वो गैर साहित्यिक पुस्तकों के किए हैं। तो ये भी अपने आप में एक और जो है नया सफ़र था मेरे लिए। शब्दों से लड़ना, शब्दों से संघर्ष करना, शब्दों से जद्दोजहद करना हमने छोड़ दिया है। मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा हुआ है, लेकिन जब तक आप उस संघर्ष को करेंगे नहीं, तब तक नई भाषा बनेगी नहीं, विकसित नहीं होगी। और यही आपको करना है। छोड़ मत दीजिए, अंग्रेज़ी शब्द को केवल उसका विकल्प मत बनाइए, क्योंकि अंग्रेज़ी शब्द को विकल्प बनाना बहुत आसान है। आपको थोड़ा सा सोचकर कि क्या हम इसके लिए कुछ और कह सकते हैं, ये अगर हम कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि हम सभी की बातचीत में एक सुरीलापन फिर से पैदा होगा। मैं उस सुरीलेपन की तलाश में घूम रहा हूँ अभी भी। धन्यवाद। वाह, हम सब घूम रहे हैं। बात लगभग 8 साल पुरानी है और मैं म्यूनिक में घूम रही थी, और वहाँ के एक बुक स्टोर पर एक किताब दिखी जिस पे कुछ और समझ नहीं आया, बस पुष्पेश पंत लिखा हुआ समझ आया। और वो किताब नहीं थी, किताब का झोला था पहले तो। जो उनकी फूड बुक है उसका अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में इतना अनुवाद हो चुका है कि पुष्पेश जी से पहली बार शायद मैंने मेल आपको उसी दिन किया था कि सर मैं घूम रही थी और मुझे ये फ़ोटो मिला आपकी किताब यहाँ जर्मनी में। और उस दिन ये समझ आया कि पुष्पेश पंत जो हैं वो सिर्फ एक नाम भर नहीं है, वो भारत के क्यूलिनरी एम्बेसडर हैं, शब्दों के एम्बेसडर हैं। और इन राजदूत से जब मुझे लगा कि जब महादेवी जी की हम बात करते हैं, और क्यों छायावाद में एक महिला कवि होने के, मैं कवित्री किसी वजह से नहीं कह रही हूँ, महिला कवि कह रही हूँ, उनकी जगह उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जब बात नहीं होती है हिंदी में, और फिर हम देखते हैं कि क्यों इस किताब को जाग तुझको दूर जाना कहना ज़रूरी लगा, तो मुझे लगा कि अब चलिए पुष्पेश जी के पास चलते हैं। सर, नेवर नेवर लैंड का पहला संस्करण तो ऑब्वियसली आपके पास सब ड्राफ्ट्स पहुँचते हैं सबसे पहले। नहीं, मुझे लगता है कि फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद छोड़ दीजिए। नहीं, क्यों नहीं? नहीं, इसलिए कि मुझे लगता है कि जो नेवर नेवर लैंड है वो रफ ड्राफ्ट नहीं है, वो निचोड़ है उस सारे गल्प साहित्य का जो नमिता लिखती रही हैं पिछले 50 सालों से। बहुत शानदार। तो मुझे एक छोटी, मतलब मेरी बदतमीजी माफ़ करें ऐश्वर्य कुमार जी, मुझे लगता है कि नमिता के उपन्यासों का या कथा साहित्य का अनुवाद करते वक्त सब शब्दों के साथ संघर्ष की बात खटकती है। मुझे लगता है कि शब्दों के संग खिलवाड़ वाली बात ज़्यादा है, कि आप सहला रहे हैं, पुचकार रहे हैं, निकाल के ला रहे हैं उन शब्दों को। और ये इसलिए होता है कि शायद इनसे कम पुरुषवादी मैं नहीं हूँ, एक पीढ़ी पहले का हूँ तो और भी दकियानूस पुरुषवादी होऊंगा, मगर मुझे लगता है ये स्वर, स्त्री का स्वर या पुरुष का स्वर वाला प्रश्न नहीं है। इनकी इस पुस्तक ने जो मुझे मोहित किया वो ये था कि इसमें कितनी पीढ़ियाँ हैं। आप कल्पना कीजिए, नायिका 102 वर्ष की, उसकी सहेली 5, 6 या 8 साल छोटी, तो आप उसमें बंध के रह जाते हैं कि ये 2 बूढ़ी महिलाएं जो कितने साल से साथ रह रही हैं, और वो कभी वो थूक ओठों के पास निकल आता है, कभी आँख में किरकिरी होती है, कभी उनको नींद घेर लेती है, मगर आप बंध जाते हैं कि ये करने वाली क्या है, इनके साथ हुआ क्या है, इनका अतीत क्या है। 2 दूसरे पात्र हैं जो 3 पीढ़ी नीचे के हैं, कि इति और नीता, और वो उन दोनों का परिवेश फर्क है। और उसके बाद वो लड़की जब वहाँ पहुँचती है, मैं आपके लिए उपन्यास का मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, कि उनकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं कि ये मेरे घर में क्या कर रही है, मेरे घर में क्यों आई।
तो कहीं ना कहीं उसमें एक वाक्य है आपके अनुवाद में बहुत अद्भुत, जो आपने कहा कि उसने कहा कि मेरी माँ ने अपना कोई रास्ता चुना नहीं, वो एक गूदड़ गुदड़ी की तरह पानी की धारा के संग जहाँ पानी बहाता ले गया ले चली गई, और उसका क्या असर उस लड़की पर हुआ, उसके सोच पर हुआ। मुझे लगता है इसमें लिंग भेद या नारी विमर्श तो है ही नहीं, इसमें ये है कि पीढ़ियाँ हैं और व्यक्ति हैं और उनके अपने अनुभव हैं और उनके जीवन में संघर्ष है, मगर उस संघर्ष की अभिव्यक्ति के लिए मैं अंग्रेजी से हिंदी में शब्दों के संग लड़ाई नहीं करूँगा। मैं जनरेशनल जो भाषा इनके संग, मैं भी इस कठिन चुनौती से गुजर चुका हूँ, वाणी जी झेल चुकी हैं मुझे भी। जयपुर नामा नाम का इनका उपन्यास है, अद्भुत उपन्यास है, और उसमें समस्या वही है कि कहीं बीटल्स हैं, कहीं ओडल्डी है, कहीं गांजा चरस पीने वाले धर्माबम्स हैं, कहीं नीमकोरी बाबा का आश्रम है, कहीं एडी लोक देवता है। तो आप किस स्तर पर उसका टोन रखेंगे जहाँ पे आप हैं। और जो थिंग्स टू लीव बिहाइंड में तो और मज़े हैं ना, कि ये है कि कहीं ईसाई धर्म का धर्म प्रवर्तन है, रामजे साहब जो मऊ में राम कहलाते थे, शासक आदर्श थे, वो स्कॉटिश थे, तो स्कॉटिश और इंग्लिशमैन का भेद फर्क वहाँ है। मुझे लगता है जो सबसे बड़ी समस्या अनुवाद के साथ होती है, इनका उपन्यास मुकम्मल अपनी जगह पर है, कोई भी उपन्यास हो, कोई भी रचना हो, जब अनुवाद करता है तो अनुवाद कभी भी पूरा नहीं होता। मुझे लगता है कि किसी ने कहा था कि कविता कभी पूरी नहीं होती, कविता के मसौदे होते हैं। अब वो अनुवाद के संग भी दिक्कत ये होती है कि वो छप गया है आपके यहाँ से, वो जो अनुवाद प्रभात जी के साथ मैंने किया, दोबारा पढ़ते वक्त मुझे खटकता है कि हाय मेरी मति मारी गई थी, मैंने ये शब्द यहाँ कैसे इस्तेमाल किया होगा, मुझे वो शब्द करना चाहिए था। तो मुझे लगता है जो समस्या भाई साहब की ऐश्वर्य जी की रही होगी वो ये निश्चित रूप से रही होगी। अब एक दूसरा पक्ष मुझे लगता है कि इनका जो कथा संसार है वो बहुत व्यापक है, सर्वव्यापी, उसमें ह्यूमन इमोशन है, मानवीय करुणा है, मगर उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है, अब जैसे पंक्ति में कहती है नंदा देवी उजली चमक रही थी, तो सारी हिमालय की धवल पर्वतमाला नहीं चमक रही है। जो नागार्जुन ने जिस बादल को घिरते देखा था वो नहीं है, एक स्पेसिफिक चोटी है नंदा देवी की। उस नंदा देवी के साथ एक अनायास आपके दिमाग में सब्लिमिनल कनेक्शन बनता है कि अवचेतन में कि वो स्त्री पात्र हैं, नंदा देवी हैं, और ये नंदा देवी का जो सारा मिथकी संसार है वहाँ जुड़ता है। दूसरे किसी में द हाउस ऑफ शेडोज़ में वही जगह लगभग है, वही एक मकान है, वही पेड़ है, और मगर अब जैसे है ना, आप एक और अनुवाद की पंक्ति थी जो मुझे मतलब क्षमा करेंगे फिर थोड़ा विचित्र लग रही थी। वो नानियों को शुभरात्रि कह के कमरे में जाती है। भाई साहब ने बहुत अच्छा अनुवाद उसका किया है, मगर उसमें हुआ क्या है, उसमें लिखा है गुड नाइट ग्रैनी रोजी, गुड नाइट ग्रैनी लिली, मगर दोनों जगह शुभरात्रि नानी ब्रैकेट में है। तो जो लय थी वो अनुवाद के कारण थोड़ी बिगड़ी, वो तो उस ब्रैकेट के कारण बिगड़ी। मुझे तो बीजगणित का उदाहरण याद आने लगा, a+b² एक कोष्ठीय एक कोष्ठीय, फिर उस कोष्ठ को खोलो फिर आपकी पहेली सुलझेगी। तो मुझे लगा कि शब्दों का चक्कर उतना नहीं है जितना शायद गुड नाइट को गुड नाइट ही रहने दिया जाए, तो शुभरात्रि की जरूरत नहीं थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वोट लें। जो ब्रैकेट के लिए हैं ये अनुवाद की मास्टर क्लास बन गई है। नहीं, अनुवाद की मास्टर क्लास नहीं, मुझे लगता है कि ये अनुवाद मैं बार बार पढ़ रहा हूँ। आज ऑथर्स लाउंज में पढ़ा, कल रात पढ़ा, मुझे मज़ा आया बहुत, और उस मज़े के साथ मुझे ये लगा कि इनके क्या मैं इस अनुवाद को दोबारा पढ़ूंगा या मैं नेवर नेवर लैंड को 2 बार नहीं 3 बार नहीं 10 बार पढ़ूंगा। वो अपने अनुवाद को राग पहाड़ी को मैं पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ, जो मूल है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, जिसमें मुझे लगता है कि हम जब अंग्रेज़ी भाषा के संग परहेज करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि अंग्रेज़ी भारतवर्ष की भाषा है, अंग्रेज़ी भारत में बोली बढ़ती जाती है, और एक पीढ़ी ये राजस्थान है, ये हिंदी भाषा का गढ़ है। यहाँ यही हाथ अगर दिल्ली में उठ रहे होते तो नतीजा कुछ और आ रहा होता। और आप लोगों ने बड़ा हिंदी का मान रखा, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उर्दू के 3-4 अल्फाज आ गए हैं, मगर अभी भी मुझे लगता है अगर सेंटेंस पे होता गुड नाइट ग्रैनी रोजी एंड लिली और एक जगह अनुवाद होता शुभरात्रि नानी माँ, तो मेरे ख्याल में ब्रैकेट एक रहता, वाक्य एक रहता, और कोई भी आदमी जिसने हाथ भी उठाया गुड नाइट के विपक्ष में उसको गुड नाइट समझ में आ रहा होता।
तो मुझे कुछ चीज़ें अब इनके कुछ शब्द बहुत मज़े के हैं, क्योंकि जैसे मुझे बहुत दिनों के बाद गूदड़ शब्द पढ़ने को मिला कि गूदड़ गुदड़ी की तरह वो पानी की धारा में बह रही थी। और कुछ शब्द तो बिल्कुल चमत्कार है, मगर मेरे ख्याल में होता ही है ना, जो बंदिश होती है जब आप कोई राग गाते हैं, वो राग पहाड़ी नहीं, जब नमिता कोई गल्प साहित्य लिखती हैं तो वो एक राग गाना शास्त्रीय संगीतकार का है। वो एक ही राग को 3 बार गा रही हैं। वो हाउस ऑफ शेडोज़ में है, उसकी ध्वनि अनुगूंज पारों में थी, वो हर चीज़ में थी, स्टूडियो बिहाइंड में है। अब उसको जो दूसरा आदमी उसका अनुवाद कर रहा है, उसके लिए उस राग को उनके मूड में पकड़ पाना हर वक्त बहुत कठिन है। तो मुझे लगता है कि ये समस्या भाई साहब ने झेली होगी, ज़रूर, बहुत ज़रूर झेली होगी। और अब पता नहीं पहाड़ से इनका नाता कितना रहा है कि वो तो बिल्कुल एक ये परकाया प्रवेश करती हैं। मुझे लगता है कि उसमें ऐसा नहीं है कि मुझे नारी का स्वर ढूंढना है, मुझे नारी की उस ऊनी ब्लाउज वाली पहनी 102 वर्ष की बुढ़िया के भीतर प्रवेश करना है, मंडन मिश्र की पत्नी की तरह जो शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कर रही थी। तब मेरी समझ में बात आएगी। जो जेन जी वाली आ रही है लड़की, उसकी जो दूसरी है क्या संबंध है, उससे मुझे जेन जी से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क ये पड़ता है कि उन 2 महिलाओं में जो रिश्ता बन रहा है कि किसका अधिकार संपत्ति पे नहीं, उस परिवार में है। एक और पंक्ति बड़ी अद्भुत थी, वो जो मैकपाई सोने की अंगूठी लेकर उड़ जाती है। अब अगर इतना ही मुझे एतराज़ था तो मैकपाई क्यों रह गई वहाँ? ढूंढ तलाश के बेचारे हिंदी की शब्द संपदा से कोई तो मैकपाई चिड़िया के नाम का निकल रहा होता ना, तो फिर वो कूक रही थी, कोयलिया भी कूकती है, तो वो मैकपाइप रहेगा वो जो हाँ। ये कहा जाता है कि नॉवेलिस्ट का एक मैगपाई माइंड होता है। जो मैगपाई जो होती है, कहीं से कुछ उठाती है, कहीं से कुछ उठाती है और अपने घोंसले में उसको रख लेती है। इसी तरह से मैगपाई माइंड वाले नॉवेलिस्ट जो पढ़ेंगे मेरी किताब समझेंगे मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, कुछ यहाँ से उठा लिया, कुछ वहाँ से चोरी कर लिया, इसलिए मैगपाई। हाँ नहीं, ये बहुत ही विनयशील हो रही हैं। मेरे ख्याल में वो की ऐसी चिड़ियाओं की तो बड़ी विद्यानिवास मिश्र जी ने अनेक ऐसी चिड़ियाओं का उल्लेख किया। अरविंद कुमार जी अपने थिसॉरस में जो हिंदी का है उसमें कई वो विकल्प आपको दे गए। अकेली मैकपाई चिड़िया नहीं जो इधर से थोड़ा उठाती है, बया किसके घोंसले से उठा के अंडे अपने रखने को कहीं के यहाँ रख देती है। अब आप कहें कि आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल जो शीर्षक है खुशवंत सिंह के उपन्यास का प्रसिद्ध, उसका अनुवाद में अगर आप नाइटिंगेल करेंगे तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी। मगर मुझे लगता है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिन मुझे हुआ था कि जो वो अब तक पूरा नहीं हो पाया अनुवाद, हाउस ऑफ शेडोज़ वाला। हाइड्रेंजिया के फूल हैं वहाँ टेनिस कोर्ट के सामने। अब वो हाइड्रेंजिया फूल लाए ससुरे अंग्रेज़ अपने संग, तो वो हाइड्रेंजिया का मैं ब्रह्मकमल भी नहीं कर सकता हूँ, नीलोत्पल भी नहीं कर सकता हूँ, तो हाइड्रेंजिया रहेगा ना। तो वो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में वो रहे वही, क्योंकि आप नहीं जिसको कहती वो उसकी दादी माँ बड़ी अम्मा जो थी वो कुटिया में रहती थी। अब कुटिया में रहता है सन्यासी, अब वो कॉटेज जो आउट हाउस सर्वेंट क्वार्टर है, अब उसको अब क्या अनुवाद आप करेंगे कि जो खिदमतगार थे उनके रहने के लिए जो बनी हुई चीज़ें थी। तो कई जगह मेरे ख्याल में हमको वो लिबर्टी लेनी पड़ती है कि मैं उतना फाइडेलिटी से काम नहीं करूँगा, मगर मैं सोचूंगा कि ध्वनि आ जाए। नहीं मेरी हिंदी इतनी अच्छी है नहीं तो मैं हिंदी में ही लिखती, मगर मैं ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि पुष्पेश मेरे कज़न है। हाँ, और हम कुमाऊनी समाज में सब लोगों का 2, 3, 4 तरह के रिश्ते हैं, तो पता क्या क्या रिश्ते हैं ये बताएंगे। तो इसलिए ही कैन इमेजिन माई बुक्स इन अ डिफरेंट वे। और इन्होंने 2 मेरी किताबें ट्रांसलेट की हैं, उनका अनुवाद किया है राग पहाड़ी का, बहुत खूबसूरत अनुवाद है। और जो सबसे मुश्किल था अनुवाद करने की किताब जो थी जयपुर जर्नल्स, जो वाणी ने छापी, वो उसमें क्योंकि हर भाषा उसमें स्पेनिश भी थी, अंग्रेज़ी भी थी, तो इसलिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरे 2 ट्रांसलेटर्स एकदम आप लोगों के लिए एक ट्रांसलेशन का सेमिनार कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगेगा कि बड़ा अच्छा रहेगा सेमिनार तो तब होगा जब भाई साहब 2 अनुवादों का नमिता के और करेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि उन्होंने उस चुनौती को तो बिल्कुल स्वीकार किया ही है। और इन्होंने एक बड़ी मज़े की बात की कि मैंने इसके पहले साहित्यिक अनुवाद नहीं किया है। मुझे लगता है इसमें पैंच और है, साहित्यिक अनुवाद कविता का, ललित निबंध का, नाटक का या उपन्यास का या लघु कथा का, ये सब अलग अलग कलाएँ हैं।
कविता का इन्होंने कुछ बहुत अद्भुत चीज़ें अंग्रेजी में की है माला के साथ, वो जो माइकल मधुसूदन दत्त वाला है। तो आप बंगाली न पढ़े, 150 साल पहले जा रहे हैं, वहाँ कन्वर्शन है, ईसाइयत है, उस सब को आप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि फिक्शन का भी जब अनुवाद हो रहा है, उपन्यास का, तो वो फ़र्क चीज़ है दूसरे साहित्यिक अनुवाद से। आप महादेवी वर्मा पर किसी आलोचक के निबंध की आप अभी बात कर रहे थे, डॉक्टर डिजर्टेशन की, शंडी पॉलक की पत्नी की, वो फ़र्क चीज़ है। एक पाठ्यक्रम के लिए अनुवाद करना एक अलग चीज़ है, शास्त्रीय अनुवाद अलग चीज़ है, मगर मज़े के लिए जो अनुवाद है ना, वो बिल्कुल ही फ़र्क चीज़ है, और वो कथा साहित्य का तो बिल्कुल फ़र्क है। और इसी मौके पे मैं टीम से अनुरोध करती हूँ कि जो हमने वीडियो आप सबके लिए तैयार किया है पुस्तक के कुछ परत खोलने के लिए, वो आपके सामने प्रस्तुत करें, और उसके बाद हम ऐश्वर्य जी से अनुरोध करेंगे कि पुस्तक के कुछ अंश पढ़ के हमें सुनाएं। बहुत धन्यवाद। नहीं, आवाज मेरी नहीं। ऐश्वर्य जी, ओवर टू यू। मैं आपके लिए इसका पहला अध्याय ही पढ़ रहा हूँ, जहाँ से नॉवल या ये उपन्यास आरंभ होता है। धूसर गुदड़ी आकाश और हवा जहरीली और हमेशा की तरह उमसदार। दिल्ली के बादल धोखा हैं। मुझे बताया गया कि ऐसा समय था जबकि विशाल काय स्याह सौम्य बादल आसमान से राहत बरसाते और शहर हफ्तों गीला और ठंडा रहता था। सब कुछ साफ निखर आता था। प्यार और मादकता जैसी बातें करीबी प्रतीत होने लगती थी। वैसा अनुभव मेरा नहीं रहा। गुड़गांव में जाकर इसे गुरुग्राम पुकारना या मैं कभी नहीं कर सकती। इसने विश्वासघात के बहुसंख्यक घावों को उकेरा है। साइबर सिटी के कुछ आगे मैं किराए के कमरे में अकेली रहती हूँ। मेरा कमरा घर की तीसरी मंजिल पर है, जिसमें कोई लिफ्ट नहीं है। मैं अपने कमरे की खिड़की से कोई पेड़ नहीं देख सकती, सिर्फ धूसर आसमान और शीशे की ऊंची इमारतें जो आंखों को पीड़ा पहुंचाती हैं। मेरी मकान मालकिन कुत्तों से बहुत प्यार करती है। खट्टे दूध और बासी पावर रोटी की स्थायी गंध से मुख्य द्वार की पहचान होती है। लेकिन मेरा कमरा बढ़िया है, मैंने इसे सुंदर बनाया है। वाईफाई संपर्क भी सटीक है। जब साउथ पोल बुक्स ने अपने भारत स्थित दफ्तर को बंद करने का निर्णय लिया, उसके बाद गर्मियों में मेरी नौकरी छूट गई। तब से मेरे लिंक्डइन की रूपरेखा मुझे स्वतंत्र संपादक बताती है। अब मैं पांडुलिपियों की प्रूफ रीडिंग और कभी कभी कॉपी एडिटर का काम करती हूँ। साथ ही मैं कुछ छोटे मोटे लेखन के काम आए तो कर लेती हूँ। मैं एक उपन्यास लिखने का प्रयास कर रही हूँ। मैं पढ़ती हूँ, मैं अकेली हूँ। सच कहूँ तो मैं बर्बाद हूँ।
एक 27 से 28 साल की लड़की से लेकर एक 102 साल की महिला के बीच जो संवाद है वो सिर्फ शाब्दिक नहीं होता। उस संवाद में एक्सपीरियंसेस हैं, उस संवाद में हताशाएं हैं, उत्सव हैं, उल्लास हैं। उस संवाद में कहीं ना कहीं खामोशी भी है। और इति का अपने जीवन की उन समस्याओं से जूझते हुए जो संवाद खुलता है अंतर्मन से और अपनी नई सहेलियों से, उसे हम आगे ले चलते हैं। मैंने बचा खुचा दिन बड़ी अम्मा और रोजिंका की मनमौजी बातें सुनते हुए गुजारा। उनकी चुटीली हाजिर जवाबी और रुक रुक कर कहानियों का आगाज़ होता रहा। रोजिंका अतीत से किसी अज्ञात सूत्र को उठाती और बड़ी अम्मा उनकी बातचीत के दौर के समाप्त होने के बाद किसी और ही बात को लेकर बीच में कूद पड़ती। कुछ एक रुकावटों के बाद यह बातचीत भूल भुलैया रास्तों से गुजरती या फिर पूरी तरह से नया मोड़ ले लेती। रोजिंका ने पूछा, और अपनी सुनाओ, आप अपनी बेहद बेअसूल दुनिया से आकर क्या कर रही हैं? आप यहाँ इस कभी ना खत्म होने वाली कल्पनाओं की धरती पर कैसे लौट आई? मैंने प्रश्न को टाला, लेकिन वो अड़ी रही। रोजिंका सदैव जिद पर डटे रहने में उस्ताद थी। अब फूटो भी, उन्होंने कहा। अपने लंबे रंगीन नाखूनों से मेरी ठुड्डी के नीचे गुदगुदाते हुए उन्होंने कहा, जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने झिझकते हुए जवाब दिया, कंप्यूटर स्क्रीन पर बेहद लंबा समय गुजारना और तन्हा रहना, फिर मुझे बारिश की आवाज़ सुनने की चाहत थी। तभी ठीक उसी क्रम में चमकती बिजली की लकीर से कमरे के भीतर रोशनी फैल गई, जिसका पीछा करते हुए गड़गड़ाहट ने खिड़की के शीशों से खड़खड़ाहट पैदा की। तो मेरा उद्देश्य, माफ़ कीजिएगा, कि केवल एक ऐसे पढ़े लिखे संभ्रांत वर्ग तक ही भाषा को पहुंचाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि आम जनमानस जो यदा कदा ही हिंदी पढ़ते हैं वो भी जब इस पुस्तक को उठाएं तो उनके लिए पुस्तक का पूरा रस मिले उन्हें। इसके लिए हमारा पूरा सम्मान और आदर आपके लिए। बहुत धन्यवाद। आसमान अंधेरे से घिर गया। हालांकि अभी सिर्फ दोपहर का आधा पहर ही बीता था, लेकिन रोशनी गायब थी। कमरा छायामय और गमगीन बन गया। अपनी उम्र की ढलान पर ये बुज़ुर्ग औरतें जो एक दूसरे से इतनी अलग थीं और फिर भी एक दूसरे की तरह, इनके साथ मुझे बैठकर अजीब तरह की हिफाजत का अनुभव हुआ। दोनों के बीच का स्नेह वास्तविक और साक्षात था, जैसे कि उनका स्नेह मेरे लिए था। मैंने तड़तड़ाती और कड़कड़कती छमाछम बारिश की आवाज़ से ऊपर उठकर उनके अनकहे प्यार का आनंद उठाने के लिए अपनी कुर्सी को नज़दीक खींच लिया। बड़ी अम्मा ने अपनी छड़ी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, चलो मैं सबके लिए चाय बनाऊंगी। नहीं, आप नहीं, मुझे आपके लिए मसाला चाय बनाने दीजिए, दाल चीनी की के साथ, या हम नीना को कह सकते हैं। कहाँ है वो? और वो है कौन? उन्होंने मेरे प्रश्न को अनदेखा कर दिया। इति, तुम उस अंधेरे में चाय नहीं बना पाओगी, बड़ी अम्मा ने कहा। दूसरी ओर मैं तो बंद आँखों से भी अपना रास्ता पहचानती हूँ। वे अपनी कुर्सी से उठीं और सावधानी से रसोई की ओर बढ़ गईं। रोजिंका मेरी तरफ मुड़ी। वह नीना? उन्होंने कुछ ऐसी आवाज़ में कहा जिसका अर्थ कुछ भी हो सकता था। मैंने फिर भी पूछा, नीना कौन है? क्या वो मेरी सगी है? वो कहती है कि वो मेरी चचेरी बहन। वो नीना? रोजिंका ने फिर कहा, वो नीना कुछ भी बोल सकती है। फिर वो चुप हो गई। बड़ी अम्मा बेमेल और दरार पड़े प्यालों में चाय लेकर लौटी। रोजिंका ने घमंडी अंदाज में आदेश करते हुए पूछा, लिली, चाय को व्यवस्थित ढंग में क्यों नहीं दिया? दोनों के बीच का आपसी भाईचारा भंग हो गया। रोजिंका फिर एक बार गृह स्वामिनी और लिली घरेलू मदद तक सीमित हो गई। नमिता जी, इतना बड़ा एक फलक है इस किताब में, उम्र का, एक्सपीरियंसेस का, जिस पे मैं फिर से आ रही हूँ। आपकी किताबों में जो किरदार पारों से शुरू करें और अब तक देखें
तो वो मैकपाई इफ़ेक्ट तो चलो ठीक है, लेकिन मैकपाई चीज़ों के इंटरनल लैंडस्केप तक नहीं पहुंचती, उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंचते। युवा हों, वरिष्ठ हों, प्रौढ़ हों, जिन्हें हम हिंदी में या तो अब सब युवा होते हैं या वरिष्ठ होते हैं, बीच में प्रौढ़ नहीं होते, ऐसे प्रभात रंजन जी कहते हैं लेकिन हमें लगता है कि आपके पास सबकी चाबी है, ऐसा कैसे? नहीं, पारो में तो जब मैंने पहले पारो लिखी और वो 40 साल हो गए, उसको 41 इयर्स हो गया, और जब लिखी लोग बहुत ही ज़्यादा उससे डर गए, नाराज़ हो गए, बहुत ही नेगेटिव। नाउ अ पार्ट ऑफ द क्लासिक सीरीज, पेंगुइन क्लासिक है, पर उसमें मुझे एक दो उस वक्त दिल्ली के समाज में ऐसी सोसाइटी लेडीज़ थी जिनको देख के मैं हंसती भी थी, अच्छा भी लगता था, उनमें बहुत एक तरह का जोश था। और पारो का कैरेक्टर ऐसे ही कहाँ से पहुँचा, चाहे इट वॉज ऑन वन वुमन। पर उसके बाद मेरी जो पिछली 3 नॉवल हैं उनमें मेरी अपनी बढ़ती उम्र की सेल्फ एग्जामिनेशन की कहानी आती है। तो जयपुर जर्नल्स में मेरी फेवरेट कैरेक्टर हर नॉवल की वो ही है, उसका नाम है, क्या है नाम? रुद्राणी। मैं अपनी किताबों को जैसे ही लिखती हूँ उनके बारे में सब कुछ भूल जाती हूँ, उनके कैरेक्टर्स के नाम ये वो, पर उसमें रुद्राणी राणा है एक, वो एक फ्रस्ट्रेटेड नॉवलिस्ट है, उसकी किताब दिखाती भी नहीं है, उसको हिम्मत नहीं है अपनी नॉवल दिखाने की, और बहुत बिटर है, बहुत मेलिशियस है, और मुझे बहुत अच्छी लगी रुद्राणी। मगर मुझसे कहे तुम कौन हो, मैं कहूँगी मैं रुद्राणी राणा हूँ। सब पहचान नहीं पाते, बट वो मेरी ऑल्टर ईगो है। फिर उसके बाद आप पढ़िएगा रुद्राणी के बारे में। और फिर उसके बाद अगली नॉवल आई ब्लाइंड मैट्रियार्क। तो ब्लाइंड मैट्रियार्क में एक मातंगी हैं, और वो बहुत ही शांत, बहुत सभ्य, बहुत, उनकी भी उम्र, मतलब ये सब जो हैं, ये 3 पात्र, ये मुझसे बड़े हैं उम्र में, पर मेरी भी उम्र इज़ कैचिंग अप वेरी क्विकली। तो मातंगी है जो मुझे होना चाहिए था, बहुत शांत, बहुत सुलझी हुई, बहुत अच्छी। मैं नहीं हूँ, पर वो हैं। तो मातंगी आई, उनकी एक आइडियल मदर, इंडियन मदरहुड की, वेरी लवली कैरेक्टर। फिर उसके बाद इसमें जो है रोजिंका, तो बहुत ही अच्छी लेडी है, शी इज़ 102 है, और उनमें जो जान है, जो उनमें एनर्जी है, उनमें ईगो है, उनको में वैनिटी है, अभी भी उनके नाखून परफेक्टली पेंटेड होंगे। तो वो भी पहुंच गई मेरी ज़िंदगी में एज ए इंस्पिरेशन कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि एज आई एम ग्रोइंग ओल्डर, मैं लोगों से जो 2-4 हैं ज़रा बड़ी उम्र की लेडीज जिनको मैं बहुत मानती हूँ, उनसे पूछती हूँ या समझना चाहती हूँ क्या है दैट कीप्स देम गोइंग। ये मैंने देखा है क्यूरियोसिटी, जहाँ तक क्यूरियोसिटी और थोड़ी वैनिटी। आगे मतलब अगर एक उम्र के बाद आपको मेन स्ट्रीम में रहना है तो क्यूरियोसिटी और वैनिटी, और वो रोजिंका में बहुत है। मुझे लगता है ये तो किताब से थोड़ी आगे की और ऊपर की बात हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि आमतौर पर जब एक उम्र के पास हम अपने घर के बड़ों को या समाज के बड़ों को देखते हैं तो कुछ हताशा से कभी कभी घिरा हुआ देखते हैं उन्हें, लेकिन यहाँ आपके पात्रों को देखते हैं तो उनकी जिजीविषा की ललक जो है, वो तड़प ललक ख़त्म नहीं होती उनकी। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पर वो सभी स्ट्रगल्स कितनी आसानी से हम परत दर परत खुलते देखते हैं कि पब्लिशिंग में कितने आंतुक हैं यहाँ पे हर साल आते हैं जो चाहते हैं कि उनकी पांडुलिपि कहीं ना कहीं से कोई पसंद करे और प्रकाशन के लिए यस तो और वही सब हम दस्तावेजीकरण होते हुए आपके उपन्यासों में देखते हैं। अब इसके बाद हम आपको साथ में ले लेते हैं बातचीत में, आपके सवाल, आपके कमेंट्स, स्वागत है जी। हेलो। एक द्वंद्व चलता रहता है हमेशा मन में। आपने अभी बोला कि ये हिंदी रूपांतरण है बेसिकली, लेकिन इसमें कई शब्द उर्दू के भी हैं और बहुत तो ये डायलेमा चलता रहता है कि लिखते हैं तो कि हिंदी लिख रहे हैं, उर्दू लिख रहे हैं। आपने बहुत सही बोला कि नई भाषाएं भी उत्पन्न होनी चाहिए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको हार्डली ट्राई नहीं करना चाहिए कि भाषा में। तो ये डिस्कशन बेमानी है या हमको आपने कहा बहुत हार्ड ट्राई नहीं करना चाहिए। आप बहुत हार्ड ट्राई नहीं कर रहे हैं।
हाँ कर रहा हूँ वैसे तो ट्राई कर रहा हूँ। तो कोई नया शब्द ही आना चाहिए या हिंदी कहते रहना ठीक है, या बेमानी है ये डिस्कशन करना? किससे, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी आपसे। एक तो पहली बात कि हम जब हिंदी बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे शब्द जो हैं वो उर्दू फ़ारसी के शब्द हैं, और अब वो उर्दू फ़ारसी के शब्द नहीं हैं, वो हिंदी के ही शब्द हैं। आप अगर पुस्तक कहते हैं या किताब कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सब उसको समझते हैं। तो ऐसे शब्द जो आसानी से इस्तेमाल होते हैं और चलते हैं, सहज भाव से हिंदी में आ गए हैं, उनको इस्तेमाल करने में किसी भी तरह की कोई जो है वो परहेज़ नहीं करना चाहिए। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं अंग्रेज़ी में लिखती हूँ, एंड इंग्लिश इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज नहीं हो। और अंग्रेज़ी दो कारण से उसका जो विकास नहीं, उसका जो रोल रहा है, जैसे अ लैंग्वेज इज़ विद अ आर्मी एंड अ नेवी, क्या कहते हैं, मतलब एक तो कॉलोनियल रूल की वजह से वो फैला, उसका जो प्रभाव था, मगर ये भी था कि इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल फ्लूइड लैंग्वेज, जो कहीं भी कोई शब्द मिलता है, हर साल उनकी डिक्शनरीज 10-15 शब्द उसमें मिला लेती हैं। हल्लबुल्लू मतलब हल्ला बोल, शैम्पू, हर शब्द, तो वो कोई भी भाषा अगर वो उर्दू से या कहीं से भी शब्द ले ले, ओवर प्योरेस्ट भाषाएं ख़त्म हो जाती हैं, पर जो भाषाएं एक्सेप्ट करती हैं वो जिंदा रहती है, मुझे लगता है। बिल्कुल सही। अगला सवाल जी। हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, वन क्वेश्चन इज दिस दैट कमिंग टू द ट्रांसलेशन, अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आप भाषा को वैसे ही जी जाते हैं, अगर हिंदी में ट्रांसलेट हो रही है तो आप समझिए कि उसकी व्यूअरशिप भी जब बढ़ रही है और उसकी रीडेबिलिटी भी बढ़ रही है। नमिता मैम, द क्वेश्चन इज टू यू, कैन यू सी द ग्राफ ऑफ योर वुमेन कैरेक्टर फ्रॉम पारो टू हियर, कि वो चेंज भी हो रही हैं, वो आगे भी बढ़ रही हैं, और क्या उनमें दैट इज़ द वर्ल्ड व्यू ऑफ वुमेन है या उसमें इंडियननेस ऑफ वुमेन है? ये वाली जो किताब है जाग तुझे दूर जाना, उसमें इति जो एक लड़की है, शुरू में शी इज सफरिंग द मैनी ह्यूमिलिएशंस ऑफ बीइंग अ सिंगल वुमेन इन इंडिया जस्ट नाउ। आसान नहीं है इस वक्त एक ट्रांजिशनल, और फिर वो जाती है अपनी नानी के पास और अपनी रोजिंका के पास, और उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको वो समझ के अपनाती है, और एट द एंड ऑफ इट शी इज़ अ मैच्योर पर्सन इन हर ओन राइट, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ एक्सेप्टेड। तो ये हर नॉवल में कहीं ना कहीं ये मूवमेंट है, चाहे वो इवन द नॉन फिक्शन इन सर्च ऑफ सीता, जब हमने सीता के साथ जो अन्याय हुआ समझिए, पर हर हिंदुस्तानी औरत के अंदर कहीं ना कहीं तो कुछ खटकता है, कुछ दर्द है, कुछ तकलीफ़ है जो झेलती हैं और वो इंटरनलाइज करते हैं। तो मेरी किताबें कई जो लोग पढ़ते हैं उनमें पहचानते हैं अपनी स्ट्रगल और अपने मतलब सॉल्यूशंस भी निकालते हैं। तो है वही कहानी है, पर समय के हिसाब से जहाँ वो सिचुएटेड है थोड़ा थोड़ा बदलती है, क्योंकि हम कुमाऊँ के रहने वाले हैं, मैं और पुष्पेश, और जो हमारे पुरानी पीढ़ी के नई पीढ़ी के भी जो दे डोंट मेक देम लाइक दैट एनी मोर, ऐसे है ना मेरी है। यदि और कोई सवाल, जी ये अंतिम सवाल है, इसके बाद समय सीमा बहुत नज़दीक है। नमस्ते, मेरा ये क्वेश्चन है, हमारे साथ कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम वर्ड्स में कभी उन्हें पोर्ट्रे नहीं कर सकते, बट एज एन ऑथर मैं ये जानना चाहूँगा कि उन एक्सपीरियंसेस को आप कैसे वर्ड्स में लाते हैं और उन लोगों तक बयां करते हैं जो आपकी ऑडियंस है। जब मैं किताब लिखती हूँ जिन दिनों, तो मैं एक और दुनिया में रहती हूँ, एक लेवल में जो मुझे रोज़ के काम करने पड़ते हैं मैं करने की कोशिश करती हूँ, पर और 25 किताबें लिखी हैं, इसलिए मैं उस स्टेट में काफ़ी रहती हूँ। इट्स अनदर कंट्री, वहाँ मुझे नहीं पता मैं आज क्या लिखने वाली हूँ। मैं बैठती हूँ और खुद शब्द आते हैं, खुद परिस्थितियाँ आती हैं, खुद कहानियाँ आती हैं और वो कहानी बन जाती है। और मैं खुद
अच्छे से देखती हूँ कि किसकी कहानी है, क्या हो रहा है, अच्छा ऐसा हो गया इनके साथ, अच्छा देखो ऐसा लगता है। और मुझसे कई लेखकों ने कहा उनके साथ यही रहा है अनुभव कि जैसे कोई पैरेलल यूनिवर्स हो जहाँ कहानी ऑलरेडी लिखी हुई हो और हम पर्दे के पीछे से उसको थोड़ा सा देख के उसको हम आपके सामने ला सकते हैं। और इसके साथ सत्र समापन की ओर किताब क्रॉसवर्ड बुक स्टोर पर उपलब्ध है और बाहर है। और आप नमिता जी को इस पूरे साहित्य उत्सव में जगह जगह मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, किताब ऑटोग्राफ करा सकते हैं। और अगले साल उम्मीद करते हैं कि और भी नई किताबों के साथ हम फिर मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।